हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर बच्चों। और आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास बायोलॉजी से जीव विज्ञान से एक ऐसे चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशंस के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर से बहुत ही ज्यादा प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। संभावना है कि आगामी परीक्षा 2026 में भी बिहार बोर्ड से इस अध्याय से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बौछार लगने वाली है। जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, यही जो है इसका क्या है तो नाम है चैप्टर का। और इसी चैप्टर से जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। नाम ही आप देख रहे हैं कितना एडवांस है, बायोटेक्नोलॉजी। नाम आप देख सकते हैं बहुत एडवांस है बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी तो आज इतनी उन्नत कर चुका है कि केवल और केवल जो है भ्रूण को बनाने के लिए टेस्ट ट्यूब में जो है वह क्या चाहिए तो मादा का अंडाणु और नर का शुक्राणु, और बायोटेक्नोलॉजी की मदद से भ्रूण को विकसित किया जा सकता है जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है वो चैप्टर है और इसका सबसे पहला जो है वो हम क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ईश्वर की कृपा से आप सदैव स्वस्थ रहें। मेरा ये आशीर्वाद आप पर रहेगा, मेरा स्नेह आप पर हमेशा बना रहेगा। बच्चों, पास्चुराइजेशन में गर्म किया जाता है, तो पास्चुराइजेशन में किसको गर्म किया जाता है तो पास्चुराइजेशन की जो प्रक्रिया होती है बच्चा, उसमें किसी भी तरल को 70 डिग्री से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके उसे शीघ्रता से शीतल कर लिया जाता है, ठंडा कर लिया जाता है। यही इसका जो है वह पूरा करेक्ट आंसर होगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर हम लोग जो है वो करके यहां भी चलेंगे आगे और आप एग्जाम में भी यही करके आगे बढ़ जाइएगा। अगला देखेंगे बच्चा, अगला क्वेश्चन नंबर 2 होगा और क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए कि क्राइजीन बाल कृमि से किस फसल को बचाता है। 2016 और 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि जो क्राइजीन होता है वह क्राइजीन बाल कृमि से किस फसल को बचाता है। तो यह मुख्य रूप से कपास को बचाता है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चा, फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है। तो जो फ्लेवर सेवर है वह मुख्य रूप से एक परजीवी टमाटर है, यही इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था। सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था। 2018 में यह पूछा गया क्वेश्चन है। तो 2018 में पूछे गए इस प्रश्न का जवाब होगा एडिनोसिन डी एमिनेज की कमी। एडिनोसिन डी एमिनेज की कमी के चिकित्सा के लिए क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन सा था। सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन सा था तो वो थी रोजी। कौन थी? रोजी। यही इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे लाल। अगला जो है वो हम क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर। जितने भी बच्चे ये वीडियोस देख रहे हैं वो एक बात पर गौर करेंगे कि मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में 12th क्लास के बैच की शुरुआत हो चुकी है। घर में बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि ठंड जब थोड़ा बीत जाएगा तब क्लास करेंगे। तो बच्चा रजाई में बीतल तो 1 साल बिता दे पूरा 11 क्लास, अब 12 क्लास में मन लगा के पढ़ लो। काहे कि 12 क्लास में बैच की शुरुआत हो चुकल बा और सिलेबस पढ़ावल जाता। अगर अब आप जाकर के घर पर बैठे रह गए तो घर पर केवल बैठे ही रह जाइएगा, भविष्य में कुछ नहीं कर पाइएगा। रजाई से बाहर निकलिए और शेर के बच्चे बनिए, क्लास ज्वाइन कीजिए। यह ठंड उतनी भी नहीं है कि आपके हाड़ को जमा दे। कड़कड़ाती ठंड में जो है वह हमारे जवान सियाचिन के ग्लेशियर में ड्यूटी दे रहे हैं और आप रजाई से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्लास करने के लिए। तो निश्चित तौर पर आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। घर से बाहर निकले और क्लास ज्वाइन करें। कम शुल्क में पढ़ने के लिए, संपूर्ण विषय की तैयारी करने के लिए मां सरस्वती कोचिंग सेंटर का चयन अवश्य करें। अगला जो है वो हम क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है ट्रांसजेनिक मूसों मतलब चूहों का प्रयोग किसके लिए किया गया था। तो जो ट्रांसजेनिक मूस थे, मूस मतलब चूहा, ठीक ना। तो जो ट्रांसजेनिक मूस थे उनका जो उपयोग है, प्रयोग है, किसके लिए किया जा सकता है। 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो मुख्य रूप से इसका जो उपयोग है वह वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच के लिए किया जाता है। कोई नया वैक्सीन बन जाता है तो सबसे पहले उसे चूहों
पर दिया जाता है और देखा जाता है कि क्या परिणाम निकल रहा है। डायरेक्ट वैक्सीन बना करके और मानव को नहीं दे दिया जाता है। ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? यह 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में विटामिन ए जो है वह भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आनुवांशिकतः अभियांत्रिक जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? तो यह मुख्य रूप से इंसुलिन के उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे बच्चा, और अगला प्रश्न होगा 9 नंबर कि शरीर में एडीए उत्पादन का स्थल कौन सा है? तो एडीए उत्पादन का जो स्थल है वह लिम्फोसाइट्स है। यही इसका करेक्ट आंसर होगा कि लिम्फोसाइट जो है वह शरीर में एडीए उत्पादन का स्थल है। अगला बच्चा हम क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर, और 10 नंबर क्वेश्चन है कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या है? तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है वह एक प्रकार का एंजाइम है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि हाइब्रिडोमा किसके लिए कार्यरत है? तो जो हाइब्रिडोमा होता है बच्चा वह मुख्य रूप से किसके लिए कार्यरत होता है? क्या वह कायिक संकर के उत्पादन के लिए कार्यरत होता है? क्या वह कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए कार्यरत होता है? क्या वह प्रतिजैविकों के संश्लेषण के लिए कार्यरत होता है, या मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी के संश्लेषण के लिए होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी के संश्लेषण के लिए जो है वह हाइब्रिडोमा कार्यरत होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सुनहरा धान ऐसा चावल है जो समृद्ध है। तो किससे समृद्ध है? मुख्य रूप से बीटा कैरोटीन में जो है वह समृद्ध है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे मेरे लाल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 13 नंबर, 13 नंबर प्रश्न है, आप देख सकते हैं। 13 नंबर प्रश्न है हमारा कि आनुवांशिकतः संशोधित फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। 2023 में यह पूछा गया प्रश्न है कि आनुवांशिकतः संशोधित फसलों का उत्पादन किसके द्वारा किया जा सकता है? सूक्ष्म प्रजनन के द्वारा किया जा सकता है, पार प्रजनन के द्वारा किया जा सकता है, या पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के द्वारा किया जा सकता है, या कायिक संकरण के द्वारा किया जा सकता है? किसके द्वारा जो है आनुवांशिकतः संशोधित फसलों का उत्पादन किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के द्वारा। एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड जिसका व्यापक रूप से परजीवी पौधों के उत्पादन में उपयोग किया जाता है वह ट्यूमर उत्प्रेरक कौन सा है? तो वह ट्यूमर उत्प्रेरक मुख्यतः एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस होता है, जो इसका ऑप्शन बी है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक ट्यूमर उत्प्रेरक पूछ रहा है कि ट्यूमर उत्प्रेरक कौन है जिसका व्यापक रूप से परजीवी पौधों के उत्पादन में उपयोग होता है, तो वह पौधा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है। अल्फा 1 एंट्रीटिप्सिन की उपयोगिता क्या है? अल्फा 1 एंट्रीटिप्सिन की जो उपयोगिता है मुख्य रूप से क्या है? तो उसकी जो उपयोगिता है वह एम्फाइसेमा के उपचार में किया जाता है। अल्फा 1 एंट्रीटिप्सिन की उपयोगिता क्या है? तो इसका उपयोगिता यह है, इसका मुख्य उपयोग यह है कि इसका उपयोग एम्फाइसेमा के उपचार में होता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चा। अगला क्वेश्चन होगा कि किस पीएच मान पर बैसिलस थुरिएंजेसिस के द्वारा संश्लेषित कीटनाशक प्रोटीन सक्रिय हो जाता है? तो यह मुख्य रूप से क्षारीय पीएच मान होता है जिस पर बैसिलस थुरिएंजेसिस के द्वारा जो है वह संश्लेषित कीटनाशक प्रोटीन एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। अगला प्रश्न है कि तंबाकू के पौधों में सूत्रकृमि के संक्रमण को रोकने के लिए आरएनए व्यतिकरण का प्रयोग किया जाता है। जो तंबाकू का पौधा होता है मेरे लाल, उसमें सूत्रकृमि के संक्रमण को रोकने के लिए आरएनए व्यतिकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों के या विशिष्ट जीनों के किस संवाहक के द्वारा डाला जाता है यह बताना है। तो यह मुख्य रूप से एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा डाला जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में उगाई जाती है? तो भारत में मुख्यतः बासमती चावल की 27 गो किस्म जो है वह उगाई जाती है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 19 नंबर प्रश्न देखेंगे और फिर 20 नंबर प्रश्न देखेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म।
फिर अगला भी चैप्टर इसी वीडियो में देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन संगठन जीएम अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिकता एवं जीएमजीओ के सन्निवेशन की सुरक्षा का निर्णय जो है वह लेती है। यह प्रश्न पूछा गया है 2024 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि जीएएसी जो संगठन है वही मुख्य रूप से एमजी या जीएमजीओ के सन्निवेशन की सुरक्षा पर निर्णय लेती है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्राइटॉक्सिन क्या करता है? तो मुख्य रूप से जो क्राइटॉक्सिन होता है वह कोशिकाओं को फुलाने का भी कार्य करता है। अब मध्य आंत्र के एपिथेलियम को बंद करता है, आंत्र की कोशिकाओं को तोड़ देता है, या इनमें से एक से अधिक कार्य करता है। तो इसका जवाब होगा कि इनमें एक से अधिक कार्य करता है, यानी कोशिकाओं में एक से अधिक कार्य जो है वह क्राइटॉक्सिन करता है। और इस तरीके से बच्चा लोग हमने इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछा गया है उन सभी का हम लोगों ने हल जो है वह देखा इस एक वीडियो में। अब अगला जो चैप्टर है वो हम देखेंगे और अगला चैप्टर होगा जीव तथा समष्टियां। इससे पहले जो है इसका वीडियो बना चुके हैं जीव तथा समष्टियों का, और लेकिन फिर भी इसमें जो है वो हम लोग एक बार और डिस्कस करेंगे ताकि जिसका छूटा होगा उसका सारा का सारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाए। जीव तथा समष्टियां जो चैप्टर है, जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जो ये चैप्टर है, इससे भी कई बार जो है वह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। हिम्मत नहीं हारना है, बार बार कह रहे हैं, जो जितना रगड़ा जाएगा वो उतना तगड़ा जाएगा। और रगड़ डालिए खुद को, कर्म की पेदी पर अपने आप को झोंक दीजिए, कर्म के पथ पर अपने आप को समर्पित कर दीजिए। निश्चित तौर पर अगला जो मुकाम होगा सबसे ऊंचा आपका होगा। तो धैर्य के साथ बैठे रहेंगे और सबसे पहला जो है हम देखेंगे प्रश्न कि इनमें से कौन सा ऐसा पौधा है, इनमें से कौन सा ऐसा पौधा है जो जलोद्भिद पौधा है। तो जलोद्भिद पौधा ये सबको पता है कि जल के अंदर होने वाला जो पौधा है वह सिंघाड़ा है। जो छठ पूजा में सिंघाड़ा मिलता है वही सिंघाड़ा जो है वह जलोद्भिद पौधा है। नागफनी तो रेगिस्तानी पौधा है। शीशम तो जो है वह धरातल समतल पर होने वाला उगने वाला पौधा है। जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? तो जल धारण करने की जो क्षमता है वह मुख्य रूप से मृदा का गुण है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 गो ऑप्शन पढ़ करके समय नहीं बर्बाद करना है कि प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन दिया हुआ है कि जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है। तो ऑप्शन है पहला मृदा का, बी विकल्प दिया हुआ है पौधों का, सी विकल्प दिया हुआ है जल का, डी विकल्प दिया हुआ है जंतुओं का। सही जवाब होगा मृदा का। वो काहे लिए हम जानते नहीं है जी, हम और आप बचपन से देख रहे हैं खूब झमाझम बारिश हो रहा है, एकदम खूब तेज बारिश हो रहा है। सारा जल जो है वह संग्रहित करने का गुण किसके अंदर है? पृथ्वी के अंदर है। ये जानते हैं तो डायरेक्ट ऑप्शन जो है वह मृदा का जो दिया हुआ है वही सही मार देंगे। 4 गो विकल्प पढ़ करके टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं है, एग्जाम नजदीक है। मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण क्या है? तो मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण जो है वह अगेव भी है और नागफनी भी है, यानी ए और बी दोनों होगा। मिमिक्री की उपयोगिता क्या है? तो जो मिमिक्री की उपयोगिता है वह छिपने के लिए है, छिपने के लिए जो है वह मिमिक्री की उपयोगिता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे मेरे लाल कि पारस्परिक आश्रय होता है। तो जो पारस्परिक आश्रय होता है वह क्या होता है? तो तितलियों तथा फूलों के बीच होता है। तितलियों और फूलों के बीच में पारस्परिक आश्रय होता है। एलेलोपैथी किसके स्राव के कारण होता है? तो जो एलेलोपैथी होता है वह मुख्य रूप से आविश के स्राव के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि जलमग्न पौधों में रंध्र रहते हैं, तो आखिर कहाँ रहते हैं? तो जो जलमग्न पौधे होते हैं उसमें जो रंध्र होते हैं वह किसी भी सतह पर नहीं होते हैं। जब जलमग्न पौधा है तो जल के अंदर है, उसमें किसी सतह पर कोई रंध्र नहीं होता है। यही इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो जो मुख्य रूप से एक बात कही जाती है तापक्रम के विषय में कि तापक्रम ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है वह बढ़ता है, यह कथन बिल्कुल असत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि तापक्रम ऊंचाई बढ़ने से बढ़ता है। ये जो कथन दिया गया है यह असत्य है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे मेरे लाल कि वांछित विशेषकों अर्थात ट्रेट, वांछित विशेषकों अर्थात ट्रेट को विकसित करने का कार्य प्राकृतिक वर्ण के द्वारा किस स्तर पर किया जाता है?
तो मुख्य रूप से जो यह स्तर होता है जहां पर वांछित विशेषकों अर्थात ट्रेट को विकसित किया जाता है, तो वह स्तर मुख्य रूप से समष्टि स्तर होता है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 10 नंबर कि मानव समष्टि के आयु पिरामिड में जनन पूर्व, जनन श्रम एवं जन्मोत्तर आयु वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमशः घटते क्रम में है, तो यह प्रतिबिंब करता है कि समष्टि, यानी यह प्रतिबिंब यह बताता है कि जो समष्टि है वह मुख्य रूप से बढ़ रहा है। यही इसका ऑप्शन ए जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न है और 11 नंबर प्रश्न के साथ हम चाहेंगे कि अगर आप अभी भी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें, अपना टिप्पणी जरूर उसमें छोड़ें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो अच्छा कमेंट कीजिए, कहीं कोई त्रुटि हो तो उस त्रुटि को भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। हम उसमें सुधार करने के लिए सदैव तैयार हैं। आप ईश्वर से कम नहीं है, क्योंकि कहा ही गया है कि जय कन्हैया लाल की, आल की पाल की जय कन्हैया लाल की। तो आप लोग बाल गोपाल हैं। आपकी टिप्पणी पर मेरा विशेष ध्यान रहेगा और मैं चाहूंगा कि उसमें मैं सुधार करूं अगर कुछ कमी हो तब, और कमी ना हो तो निश्चित तौर पर ध्यान आपका बोर्ड पर होना चाहिए, आपके मोबाइल स्क्रीन पर होना चाहिए। प्रश्न संख्या 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं? ऐसा कौन है जो जीवन काल में केवल एक ही बार प्रजनन करेगा ससुरा, इसके बाद वो प्रजनन ही नहीं करेगा? ऐसा कौन है जो जीवन में एक ही बार प्रजनन करेगा? तो जीवन में प्रजनन करने वाला मुख्य रूप से प्रशांत महासागरीय सामन मछली एवं बांस होता है, जो केवल और केवल अपने लाइफ टाइम में, लाइफ सर्कल में एक ही बार जो है वह रिप्रोडक्शन करता है, इसके बाद नहीं करता है। बार्बलर की 5 निकटतः संबंधित जातियों के साथ साथ रहने का कारण क्या था? तो मुख्य रूप से उसका कारण था संसाधन विभाजन। संसाधन विभाजन के कारण बार्बलर की 5 निकटतः संबंधित जातियों के साथ साथ रहने का लक्षण पाया गया था। अगला प्रश्न है 13 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है? ऐसा कौन सा पौधा है जो विषैला ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है? तो विषैला ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करने वाला पौधा कैलोट्रोपिस है। रामदेव मिश्र का नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा हुआ है? तो अनुसंधान से जुड़ा हुआ है तो आखिर किस क्षेत्र में जुड़ा हुआ है रामदेव मिश्र का नाम? तो रामदेव मिश्र का नाम पारिस्थितिकी क्षेत्र में अनुसंधान के लिए जुड़ा हुआ है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है? तो भारत की जनसंख्या की जो वृद्धि दर है लगभग 2% है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चा कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है? तो मानव जनसंख्या के वैज्ञानिकीय अध्ययन को जनसांख्यिकी दर्शाता है। जनसांख्यिकी नाम से स्पष्ट है कि मानव की जनसंख्या के लिए यह लाइन लिया गया है, यह शब्द लिया गया है जनसांख्यिकी। तो निम्नलिखित में से कौन मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है? तो जब कभी भी वैज्ञानिकीय अध्ययन करना होगा मानव की जनसंख्या का तो उसको जनसांख्यिकी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मैंग्रोव वनस्पतियां कहाँ पाई जाती हैं? मैंग्रोव वनस्पतियां मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं? तो मैंग्रोव जो वनस्पतियां होती है वह मुख्य रूप से सुंदरवन में पाई जाती है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 18 नंबर, इसके बाद 19, इसके बाद 20 और जीव तथा समष्टियां भी आज समाप्त हो गया। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? तो मुख्य रूप से नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण करता है वह एना बेना करता है। यही इसका जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे लाल। अगला है कि निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जनसंख्या के लिए किया जाता है? तो मुख्य रूप से स्थानीय जनसंख्या के लिए किया जाता है। काष्ठीय आरोही लताएं कहाँ पाई जाती है? काष्ठीय आरोही लताएं जो होती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा। और इस तरीके से हमने आज इस वीडियो में 2 चैप्टर्स को कंप्लीट किया है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होंगी और आप जब इसे पढ़िएगा तो आपको एक क्लू मिल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं जो जीव विज्ञान में पूछे जाते हैं। बड़ा ही खूबसूरत तरीका है
फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ने का, जिसमें मैक्सिमम नंबर लाने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव्स पर पकड़ जो है वह बनाना है। विगत परीक्षाओं में पूछे गए समस्त प्रश्नों को याद कर लेना है। गाइड वगैरह में जो आपको दिया गया क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, उसको याद कर लेना है। जो डाउट हो वह धीरज सर से पूछ लेना है, क्योंकि इसमें इंग्लिश और हिंदी की तरह जो ग्रामर आता है इंग्लिश में, जो व्याकरण आता है हिंदी में, उस तरह से प्रश्न इसमें नहीं आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कि आप भटक जाइएगा। जो जो चैप्टर आप पढ़िएगा उसी से संबंधित जो है वह ऑब्जेक्टिव पूछेगा। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में जितना सही कीजिएगा उतना ज्यादा नंबर मिलेगा। अगर आप एक सही कीजिएगा तो 1 नंबर मिलेगा, अगर 10 को सही करके आइएगा क्वेश्चन तो 10 नंबर मिलेगा, अगर 30 सही कीजिएगा तो 30 नंबर मिलेगा, 1 भी नंबर कटेगा नहीं। इसीलिए एब्सोल्यूट आंसर जो है वह टिक करके आना है मेरे लाल, हिम्मत नहीं हारना है। जहां कहीं डाउट हो धीरज सर से पूछना है। एनर्जी लेवल देख रहे हैं ना, एग्जाम जब नजदीक होता है, जब युद्ध का मैदान नजदीक होता है, रणभेरी बजता है, तो एकदम स्फूर्तमान हो जाना चाहिए शरीर, जोश और जुनून से भर जाना चाहिए। टकरा जाएंगे, देखेंगे जो होगा सो होगा, लेकिन मरते दम तक हार नहीं मानेंगे। ये बात आप भी गांठ बांध लीजिए और निश्चित तौर पर एक बेहतर भविष्य आपका होने वाला है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अंत तक बने हुए हैं तो आप देखिएगा अभी बहुत सारे ऐसे वीडियोस के क्रम आएंगे जिसमें आप बखूबी खूब बेहतरीन तैयारी करके आगामी परीक्षा में 2026 में बेहतरीन अंक अर्जित करेंगे। पर प्रार्थना एक है, अंक अच्छा अर्जित हो जाने पर एक बार जरूर हमसे मिलने आइएगा। हम उसका इंतजार करेंगे, उस घड़ी का इंतजार करेंगे जब हम अपने बच्चों को सम्मानित करें अच्छा प्राप्तांक आने पर। इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए आप निश्चित तौर पर हमसे जुड़ सकते हैं। साइंस जंक्शन धीरज सर यूट्यूब चैनल का सदस्य बन सकते हैं, पारिवारिक सदस्य बन सकते हैं और ऑफलाइन पढ़ने के लिए, साइंस और आर्ट्स के समस्त विषयों को पढ़ने के लिए मां सरस्वती कोचिंग सेंटर अखौरीपुर गोला चौसा बक्सर में नामांकन करवा सकते हैं, जहां बहुत ही कम शुल्क में बच्चों को अति उत्कृष्ट शिक्षा 11 वर्षों से दी जा रही है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।